हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो पेपर है मेंस, कैसा पेपर आता है आपको इससे अंदाज़ा होने वाला है। 2015 का ये पेपर हम लोग करने वाले हैं। लो सब्सटेंटिव लॉ पेपर फर्स्ट ही है और इसके मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। प्रीलिम्स के बाद आपकी मेंस परीक्षा होती है और मेंस का पेपर कैसा आता है, किस तरह का पेपर होता है, वही सब जानकारी इस पेपर से मैं आज आपको देने वाला हूँ। इसका 3 घंटे समय दिया होता है। देखिए, इसमें पहले आपको नोट दिया गया है। अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 1 तथा 2 करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तथा अन्य कोई 4 प्रश्न हल करने हैं। कुल 6 प्रश्न हल करने हैं, यानी पहला और दूसरा तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आप कोई भी 4 प्रश्न कर सकते हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप यदि अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे हो सिविल जज के लिए, यूपी पीसीएस जे के लिए, तो कम से कम आपको अंदाज़ा हो कि पेपर एक्चुअल में आता कैसा है। प्री के बाद मेंस परीक्षाएं होती हैं। ये मेंस का पेपर है। मेंस के पेपर में मेरी ये पहली क्लास है जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर कैसा आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन 1 का एक भाग है वो देखते हैं। यह सोचना भ्रामक है कि निदेशक सिद्धांत तथा मूलभूत अधिकार अपने अंतिम उद्देश्यों में परस्पर विरोधी हैं। वे वस्तुतः एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं। तथा दोनों एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक कल्याण करने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें न्याय तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। आपसे समीक्षात्मक टिप्पणी करने के लिए बोला है। ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाक स्वतंत्रता को लेकर राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता तथा नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध हेतु उद्दीपन के लिए हित में निर्बंधित किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में उपयुक्त निर्णीत वादों की सहायता से उपयुक्त कथन का विशद विवेचना कीजिए या विशद विवेचन कीजिए। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, परंतु क्वेश्चन को आपको लेकर कहाँ जाना है? मानहानि अवमानना तक, न्यायालय की अवमानना तक। यानी आपकी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 में दी गई है, उसको पूरी तरह आपको डिफाइन करना है और इसमें आपको केस लॉ भी देने हैं। चलिए अब से को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का से भाग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का क्या अर्थ है, समझाइए। उपरोक्त अभिव्यक्ति में किन परिस्थितियों का समावेश हो सकता है और किन परिस्थितियों का नहीं, ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपने देखा होगा 352, फिर उसके बाद 356, फिर उसके बाद 360 आपातकाल के लिए है। यहाँ 356 की बात की गई है, जो राज्य में आपातकाल लगता है उसको आपको बताना है। आपको केस लो जरूर डालने हैं। आगे चलते हैं। इसका ही भाग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की परिधि का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या आपके विचार में अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति इस विषय पर भारत में अमेरिका के विधि की सम्यक प्रक्रिया को परिवर्तित करती है, वर्णन कीजिए। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 21 में दी गई है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हिंदू विधि किन व्यक्तियों पर लागू होती है? संयुक्त हिंदू परिवार के विभाजन में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार किसे है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत परस्पर सम्मति से हुए विवाह विच्छेद की व्याख्या कीजिए। यानी हिंदू विधि जो है वो किन किन लोगों पर लागू होती है, ये बताना है। हिंदू परिवार जो जॉइंट फैमिली है उसमें विभाजन में हिस्सा कैसे मिल सकता है और कौन ले सकता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत परस्पर सम्मति से हुए विवाह विच्छेद, यानी 13B, सेक्शन 13B में दिया गया दोनों की सम्मति से विवाह विच्छेद, उसके बारे में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। शरीयत एक्ट 1937 के मुख्य प्रावधान बताइए। इस अधिनियम द्वारा आए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।
आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम दी गई है, ये आपको बतानी है। ए की पत्नी बै एक अविवाहित पुत्री सै तथा एक पुत्र दै हैं। ए अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र दै को दान कर देता है। क्या यह दान वैध है? इस दान के विरुद्ध बै तथा सै के भरण पोषण के अधिकार के संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? स्पष्ट कीजिए। यानी प्रॉब्लम दी गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रस्ताव को किस तरह प्रस्तावित, रद्द या स्वीकृत किया जा सकता है? जब तक एक प्रस्ताव डाक द्वारा अथवा टेलीफोन द्वारा किया जाता है तब कौन से नियम लागू होते हैं? वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछा गया। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से है, तो प्रस्ताव स्वीकृति उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, आपके जो मेंस के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति की व्याख्या कीजिए। किन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता? विक्रय करने का करार तथा विक्रय में अंतर समझाइए। TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से इस क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन के सिद्धांत की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 के अंतर्गत वर्णित निर्वाचन के सिद्धांत की मुख्य शर्तों का भी उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये भी TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, भागीदारी क्या है? इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। भागीदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन के भी कई सारे पार्ट हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं, किन दशाओं में एक भागीदारी फर्म का न्यायालय द्वारा समापन किया जा सकता है? एक भागीदारी फर्म का पंजीकरण न कराने के क्या परिणाम होते हैं? वर्णन कीजिए। आगे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम का MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपबंधों के प्रकाश में निर्वचन किया गया है। रायलैंड बनाम फ्लेचर में अभिनिर्धारित किए गए नियम की व्याख्या कीजिए। उल्लेखित कथन को ध्यान में रखते हुए उक्त नियम के संदर्भ में भारत में समतुल्य विकास की व्याख्या कीजिए। ये आपको रायलैंड बनाम फ्लेचर का एक केस लो है, आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में ही आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्तव्य पालन के समय दिया गया वक्तव्य विशेषाधिकृत है। इस वक्तव्य का मानहानि के अपकृत्य के परिवेश में परीक्षण करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, न्यास को परिभाषित कीजिए। इसके सर्जन यानी ये कैसे बनता है तथा इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन, न्यासधारी की परिभाषा दीजिए। न्यासधारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख करें। आगे सूत्रों के बारे में बात की है, जिनका उदाहरण भी देना और व्याख्या भी करनी है। समता ही साम्य है। साम्य किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सुखाधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करें। प्रथागत अधिकार तथा प्रथागत सुखाधिकार में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वे कौन सी संविधाएं हैं जिनका विनिर्दिष्टतः अनुपालन कराया जा सकता है? संविधाओं के विखंडन की उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी करार की पवित्रता ही संविदा विधि की नींव है और असंभवता के सिद्धांत को इसकी पवित्रता को नष्ट करने का उपकरण नहीं बनने दिया जा सकता। उक्त कथन की विवेचना कीजिए। विवेचना करने के लिए आपको कहा गया है। आगे दत्तक के बारे में पूछा गया कि दत्तक कौन है, दत्तक कौन ग्रहण कर सकता है और दत्तक ग्रहण के क्या प्रभाव होते हैं, वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुस्लिम लॉ से है। तलाक को परिभाषित करना है। मुस्लिम विधि में तलाक के विभिन्न रीति यानी कितने प्रकार के तलाकों को बताया गया है और तलाक के संबंध में सुन्नी एवं शिया विधि में क्या अंतर है, ये भी समझाने के लिए कहा गया है। आगे फिर मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आगे तीसरा पार्ट ये भी मुस्लिम लॉ से, हिना एक मुस्लिम विधवा पति की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर पुनर्विवाह कर लेती है। वैधता को प्रकट कीजिए। क्या यह विवाह वैध होगा या नहीं? यहाँ इद्दत की अवधि को आपको देखना होगा। एक इद्दत का कॉन्सेप्ट है, उसको आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित समस्याओं में से किन्हीं 3 का
प्रासंगिक विधि का उल्लेख करते हुए हल करना है। क अपना मुक्का य पर इस आशय से या इस संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क उसे मारने ही वाला था। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है ख जो कि पागल है, क उसके जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करता है। ख की संपत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है या नहीं, ये आपको बताना है। तीसरा है फर्म का एक भागीदार फर्म के व्यापार के सिलसिले में अक्सर बिना टिकट रेल यात्रा करता था। वह रेलवे पुलिस द्वारा पकड़ा गया। अन्य भागीदारों ने उसके व्यवहार पर आपत्ति जताई तथा न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की बात कही। क्या भागीदार सफल होंगे? अगली प्रॉब्लम है क जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है। ये प्रॉब्लम आपको बतानी है। 10-10 नंबर की ये प्रॉब्लम दी गई है। चलिए, तो आज आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को देखा। कैसा मेंस का क्वेश्चन पेपर आता है सिविल जज का। बारी बारी से मैंने एक एक करके इस पेपर को आपको बताया है, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आपको जरूर करना था। बाकी कोई 4 प्रश्न आपको हल करने थे। टोटल 6 प्रश्न करने थे और इस पेपर में 10 क्वेश्चन टोटल दिए गए थे, जिसमें से आपको 6 का सल्यूशन देना है। यानी 4 क्वेश्चनों पर आपको छूट प्राप्त है। आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो इस पेपर से आपको पता लगा होगा कि कैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश का ये पेपर है कि कैसा पेपर आता है। आप इसी प्रकार की अपनी तैयारी को करके चलें। साथ ही मैं भी आपका एक अच्छा साथ देने वाला हूं आपकी परीक्षा की तैयारी में। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।